तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है हमारा। मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए मुझे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मुझे कुछ एलिमेंट दे रखे थे। मैंने क्या किया, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दिया है, या इन्हें एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया है, जिसमें मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है और वर्टिकल लाइन मेरी कॉलम कहलाती है। तो उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। यहाँ हम मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो हम इसे जनरली ऑर्डर को m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेरा m क्या है, m हमारा नंबर ऑफ रोज है और n क्या है मेरा, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ इसमें रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने 1 2 3, तो कॉलम कितने 3। तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारी पहली मैट्रिक्स आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स हुई, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आती है हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। फिर आती है मेरी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स याद रखिएगा दोस्तों, ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं, जिसमें रो मैट्रिक्स मेरी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें 1 2 3 4। यहाँ हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है और बहुत सारे कॉलम हैं, तो ये कहलाएगी मेरी रो मैट्रिक्स। यानी कि जिसमें अगर मेरी एक रो होगी वो मैट्रिक्स कहलाएगी मेरी रो मैट्रिक्स। और जहाँ यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है और 4 रो हैं। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कहलाती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब देखते हैं अगली मैट्रिक्स। अब आते हैं हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। जैसे कि मान लीजिए ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहां हम देख सकते हैं ये जो डायगोनल होता है हमारा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अगर हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी होती है, और हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें। अगर मान लीजिए मेरी मैट्रिक्स ए है और मैं इसका ए इन्वर्स निकालूंगा तो हमारा ए इन्वर्स आएगा 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c। अब इस मैट्रिक्स की अगली प्रॉपर्टी आती है, और इस मैट्रिक्स में मैं a रेज टू पावर n करूंगा, यानी a मैट्रिक्स को n टाइम्स a से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या मिल जाएगा a रेज टू पावर n 0 0 0 b रेज टू पावर n 0 0 0 c रेज टू पावर n। तो हम देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का ही रेज टू पावर n हो जाता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें और हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालें, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालें तो वो आता है इसका प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि हमारे a इंटू बी इंटू सी इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अगली मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी बट उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। यानी हम कह सकते हैं ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हैं। ठीक, अगली आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या कह रहा हूं मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 हैं, तो कहलाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमें
वही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। और हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करें तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है हमारा 1। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा नल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, तो कहलाई हमारी नल मैट्रिक्स, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स, वो है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नहीं, यहाँ एंड आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिए, पहले बताते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, मैं यहां देखूं अगर मान लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर मेरे जीरो हो जाएं तो ये कहलाती है मेरी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वही बात करें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं आप कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये कहलाती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो होगी जिसके ऊपर के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होंगे। अगर हम इसको मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखिएगा इन दोनों मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इसका हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स। अब आती है मेरी एडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो एडमपोटेंट मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और हमें रिटर्न में वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ये कहलाती है मेरी इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और याद रखिएगा इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए रेज टू पावर एन करते हैं तब भी हमें रिजल्ट ए ही मिलेगा। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स जो है मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी और हम किसी मैट्रिक्स का ए रेज टू पावर एन करते हैं और हमें रिजल्ट में नल मैट्रिक्स मिल जाए। फिर आती है हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और हमें रिटर्न में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो कहलाती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखिएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए रेज टू पावर एन कर रहे हैं तो या तो वो हमारा ए होगा या वो हमारा आई होगा। हम जानते हैं आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए किस केस में होगा, अगर यहाँ हमारा एन ऑड होगा तो ये हमारा ए हमें रिजल्ट मिलने वाला है, और अगर ये हमारा एन इवन होगा तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स की तरफ जो है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरमिनेंट हमारा जीरो होगा। याद रखिएगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आती है अगली हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होंगी जिनका डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं होगा। अब आती है अगली मेरी इक्वल मैट्रिसेस। तो याद रखिएगा इक्वल मैट्रिसेस हमारी वो मैट्रिसेस होंगी, याद रखिए दो मैट्रिक्स के बीच का रिलेशन है। और मान लीजिए मुझे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए बी सी डी, और उन्होंने बोला है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है किसके 1 2 3 4, और उसने बोला है ए बी सी डी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 के इक्वल है। तो याद रखिएगा इन्हें इक्वल होने के लिए ए इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। यानी कि हर इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स का
ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जब हम कह सकते हैं हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब आता है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो पहला ऑपरेशन आता है हमारा एडिशन। पहला ऑपरेशन कौन सा आता है? एडिशन। तो एडिशन क्या होता है मैट्रिसेस का? अगर मान लीजिए मुझे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं एडिशन के लिए, ए बी सी डी एंड 1 2 3 4। अगर ये मुझे दो मैट्रिक्स का सम करना है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो हमें ए प्लस बी क्या मिलने वाला है? ए प्लस वन, बी प्लस टू, सी प्लस थ्री और डी प्लस फोर। ये हमें ए प्लस बी मिलने वाला है। और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए और हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स का होगा। और हम एडिशन की बात करें तो याद रखिएगा पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो याद रखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर हम ए प्लस बी करें दोनों मैट्रिक्स का, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा मैट्रिक्स का वो भी उसी ऑर्डर का होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की एडिशन की। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए प्लस बी करें, अगर हम मैट्रिक्स ए प्लस बी करें तो वो किसके इक्वल होता है? हमारा मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए के। और हम ए प्लस बी मैट्रिक्स करते हैं वो इक्वल होता है हमारे बी प्लस ए मैट्रिक्स के। और यही प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगली आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए हमें तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं और हम उसमें पहले ए मैट्रिक्स प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स करते हैं, और या फिर हम ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर सी को ऐड करते हैं, तो भी दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यह फॉलो होने वाली है। अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन की जो है सब्ट्रैक्शन। तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम एडिशन जैसी ही होती है और यही रूल सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है जो एडिशन कर रहा है। तो अब बात करते हैं हम अगले ऑपरेशन की जो है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा या वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी और हम उसमें एक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिली? के बी के सी के डी। तो ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होने वाली है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह स्केलर हमारी मैट्रिक्स से हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब बात करते हैं मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की। तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हम आरसी मेथड यूज करते हैं, जैसे रो एंड कॉलम मेथड यूज करते हैं। अगर आप 12th पढ़े क्या है तो आपको पता होगा हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए मेरी एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है और मुझे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m1 इंटू n1 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m2 इंटू n2। अगर आपको इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो याद रखिएगा n1 आपका m2 के इक्वल होना चाहिए, जब ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी a इंटू बी की, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m1 इंटू n2। इसका कॉलम और इसकी रो उसका रिजल्टेंट ऑर्डर होने वाला है। अब बात करते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की। तो उसकी अगली प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं a इंटू बी मैट्रिक्स करता हूं तो वो इक्वल नहीं होता है b इंटू ए के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले फॉलो नहीं करता है। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मुझे तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं a इंटू बी इंटू सी, वो हमारा इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी। अगर मान लीजिए हमें तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, हम पहले a इंटू बी करते हैं फिर c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या a में b इंटू सी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये दोनों ही टर्म इक्वल होती हैं और इसी को कहते हैं अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखते हैं इसका अगला ऑपरेशन। अब आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हम इसको मान लीजिए, अगर हमको ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। अब मान लीजिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मुझे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स मेरी ए है, तो मेरे दोस्तों ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है, ए ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ए में मेरी रो थी, वो ए में जो मेरा कॉलम था, ए ट्रांसपोज में वो मेरी रो है, और जो ए में मेरा रो था वो मेरा ए ट्रांसपोज में कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है उस मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की बात करें तो ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाती है। अगर हम ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज करते हैं, वो इक्वल होता है हमारे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल होता है हमारे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। और एक और प्रॉपर्टी, अगर हम ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होता है हमारे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, अगर हम किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें इनिशियल मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। अगर हम दो मैट्रिक्स का सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगला है हमारा, अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ऐसे ही हम ए बी सी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अब देखते हैं अगला जो है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे कि 1 + 2i माइनस आई 3 4 माइनस 8i, तो हमें ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो इसका ए कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, हम क्या करते हैं ए कॉन्जुगेट में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें a + 2i दे रखा था, ये हमारा a - 2i हो गया। हमने क्या किया, यहाँ माइनस आई तो ये प्लस आई, यहाँ कोई 3 था तो 3 रहा, यहाँ 4 - 8i, यहाँ 4 + 8i हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट प्लस था वो यहाँ माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज की। कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए थीटा से, तो ये हमारा इक्वल होता है ए ट्रांसपोज का बार और ए बार का ट्रांसपोज। अब देखते हैं इसे होता क्या है। अब मान लीजिए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका ए थीटा निकालना है, इस मैट्रिक्स का हमें ए थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लिया है, अब हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो 1 - 2i i 3 4 + 8i। तो हमने यहाँ क्या किया, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, जिससे हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज भी हो गई। तो ये क्या कहलाता है, मेरा कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, अगर हम अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके जिसका कॉन्जुगेट निकाल लें या कॉन्जुगेट बना के उसका ट्रांसपोज कर लें तो कहलाता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मान लीजिए A B C D E F G H I, ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होने वाला है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस होने वाला है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि क्या है इसके A + E + I। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 2 1 5 8 1 9। और मान लीजिए हमें कोई ये मैट्रिक्स दे रखी है रैंडम, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होने वाला है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा 1 + 1 + 9, जो कि इक्वल किसके होता है 11 के।
तो अगर हम अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें तो वो कहलाता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब आती है हमारी स्पेशल रियल मैट्रिसेस। तो स्पेशल रियल मैट्रिसेस की बात करें तो इसमें हमारी 3 मैट्रिसेस आती हैं। पहली मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक। तो पहली मैट्रिक्स में आती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरी आती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाती है तो वो कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहीं अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वो उसके नेगेटिव ऑफ एफ यानी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें मिल जाए तो वो कहलाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए मुझे कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ना तो वो सिमेट्रिक है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसे ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 को मैं फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करके देंगे, इससे ये कट जाएगा, 2a/2 क्या हो जाएगा हमारा, फिर से ए हो जाएगा, तो इक्वल टू ए ही आएगा ये। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उस मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा और ये वाला पार्ट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ना तो वो सिमेट्रिक है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और मैं उसमें उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दूं या किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो याद रखिएगा इन दोनों केसेस में जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है इनकी रिजल्टेंट वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाली है। अब आइए बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी अगर हम किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करें और वो उस मैट्रिक्स से इनवर्स के इक्वल हो तो कहलाती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर हमारा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो ये कहलाता है हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा या तो +1 होगा या -1 होगा हमेशा। इससे अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लीजिए हमें कोई रो दे रखी है ABCD, मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स में अगर हम A इंटू C प्लस B इंटू D, और मान लीजिए यहाँ E और F भी होता तो प्लस E इंटू F करेंगे तो हमें रिजल्टेंट हमेशा 0 मिलेगा। या EF ना दे रखो तो आप ये हटा सकते हैं। और इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगली प्रॉपर्टी कहती है, मान लीजिए रो है, ये एक अलग रो है, और हम किसी रो का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल आता है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, अगर आप √A² प्लस B² प्लस E² करें तो 1 के इक्वल आएगा। अगर हम √C² प्लस D² प्लस F² करते हैं तो वो भी हमारा इक्वल टू 1 ही होगा हमेशा। और नीचे रोज और नीचे बढ़ती चली जाएंगी तो ये प्रॉपर्टी आगे भी फॉलो होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। अब हम स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की बात करें तो 3 मैट्रिक्स हमारी स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होती हैं, जिसमें हमारी पहली मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी और हम किसी मैट्रिक्स का ए थीटा यानी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट निकालते हैं और हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये कहलाती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर हम इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो हम किसी मैट्रिक्स का ए थीटा यानी कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज निकालें और हमें नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए तो ये कहलाती है हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स।
अब बात करें यूनिटरी मैट्रिक्स की, तो यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी अगर हम किसी मैट्रिक्स में ए थीटा को मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो वो कहलाती है हमारी एक यूनिटरी मैट्रिक्स। याद रखिएगा इन तीनों ही मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं स्पेशल रियल मैट्रिसेस को। हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तरह बिहेव करती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की तरह, और यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगी। तो डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट को हम किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम उसे मॉड ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम डिटरमिनेंट की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। दोस्तों मुझे लगता है आप डिटरमिनेंट पहले पढ़ के आ चुके हैं तो आपको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 2 1 4 एंड 5 1 2। मुझे ये मैट्रिक्स दे रखी है कोई। अब मैं इसका डिटरमिनेंट, देखिए डिटरमिनेंट निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एक नॉर्मल मेथड से निकाल लीजिए जो अब तक हम निकालने वाले हैं, जैसे किसी रो से, जैसे हम इस रो से निकालने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो क्या आएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1। तो ये क्या मिलने वाला है -2 प्लस 32 माइनस 9, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा 21 के। मुझे लगता है ये तरीका आप सभी को आता होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक से करने के लिए कैसे करते हैं हम। 1 2 3 2 1 4 5 1 2। मान लीजिए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे इसका डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, मॉड का साइन और डिटरमिनेंट साइन ये होता है हमारा। अब हम इसका कैसे निकालने वाले हैं डिटरमिनेंट, तो हम क्या करेंगे 1 2 5 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एक बार रिपीट कर लेंगे। हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एक बार रिपीट कर लिया है। फिर हमने क्या करने वाले हैं, डायगोनल फॉर्म करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका सम करेंगे। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 2 ये हमारा पहला डायगोनल, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस हमारा तीसरा डायगोनल जो कि 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसमें सेपरेट कर देते हैं अपना। अब हम नीचे से डायगोनल लाएंगे, ये वाले डायगोनल 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू 3 माइनस प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 1 इंटू 3 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करेंगे, मैंने सेपरेट करेंगे आपस में, तो क्या आने वाला है 2 प्लस 5 20 इंटू 2 40 प्लस 6 माइनस 15 प्लस 4 प्लस 8। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हम देख सकते हैं 21। तो हम देख सकते हैं दोनों ही केसेस में हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की तरफ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम सेम हो तो हमारी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 2 8 1 2 8 9, ये है 1 2 3। तो हम देख सकते हैं ये दो रो आपस में सेम है, तो हमारी मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारी मैग्नीट्यूड पर, डिटरमिनेंट के मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने एक मैट्रिक्स ली थी पिछले ही क्वेश्चन में 1 2 4 2 1 4, सॉरी यहाँ 1 2 3 था, 1 2 3 2 1 4 और 5 1 2। तो ये मैट्रिक्स ली थी अभी हमने, और हमने इसका भी डिटरमिनेंट निकाला था, वो क्या आया था 21 आया था। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की दो रो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ये रो ये हो जाती है और ये रो ये जो हो जाएगी। तो 5 1 2 2 1 4 और हमारा ये ऊपर लिख देता हूँ, स्क्रीन से बाहर हो जाएगा 1 2 3
पहली रो क्या हो जाएगी इंटरचेंज 5 1 2 2 1 4 और 1 2 3, और हमने ये दो रो आपस में इंटरचेंज कर दी, पहली और तीसरी। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा -21 हो जाएगा 21 की बजाय, क्योंकि ये दूसरी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगला आता है हमारा अगली प्रॉपर्टी। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में ही पढ़ा था कि अगर हम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स से हमें डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मान लीजिए मुझे ए इंटू दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए एंड बी, तो मैं ए इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालता हूं तो वो हमारा इक्वल होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के। अगली प्रॉपर्टी कहती है मेरी, अगर मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटरमिनेंट मेरा कुछ आ रहा है, और मैं उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करूं तो उस मैट्रिक्स का भी वही डिटरमिनेंट आएगा। जैसे कि 1 2 3 2 1 4 5 1 2, हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या आया था 21। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 1 2 3 2 1 4 5 1 2, हमें पता है इसका ट्रांसपोज है, तो जब हम इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका भी डिटरमिनेंट 21 ही आएगा हमारा। तो ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें, तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है और इसका डिटरमिनेंट हमारा 21 है। अगर हम ए इनवर्स निकालें, सॉरी दोस्तों, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो वो क्या हो जाएगा 1/21 हो जाने वाला है। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, अगर हमारी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम होंगे तो उनका उस मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर हम अपनी मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो हमारे डिटरमिनेंट के मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर हमें लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो तो याद रखिएगा इन तीनों ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दे रखे ए इंटू बी और हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ए इंटू बी का, तो वो इक्वल होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के। अगली प्रॉपर्टी कहती है हमारी अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। अगली प्रॉपर्टी कहती है हमारी अगर हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट की। ठीक, अब देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, मान लीजिए मुझे कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ABCDEFGHI और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मान लीजिए दे रखा है D है। तो अगर उस मैट्रिक्स के किसी रो में अगर मैं कोई कांस्टेंट K या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट K मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या और हम ये भी कह सकते हैं अगर हम इस डिटरमिनेंट में D में K मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये K इस मैट्रिक्स के या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा कि हमने मैट्रिक्स में देख रखा था, अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर हम किसी मैट्रिक्स ABCDEFGHI में मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी कांस्टेंट K का तो बन जाता है हमारा K, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH एंड KI। तो यहां हम जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जब हम मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहां हमने देखा था कि अगर अपनी मैट्रिक्स में हम K का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा जब हम अपने डिटरमिनेंट में किसी K कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा वो या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा सिर्फ। अब बात करें हम किसी मैट्रिक्स में K स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा वो या तो किसी दो रो या किसी दो कॉलम से या एक रो एक कॉलम से जाके ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी मैट्रिक्स अपने डिटरमिनेंट में किसी पूरे डिटरमिनेंट में हर एलिमेंट में K को मल्टीप्लाई करना है तो KA, KB, KC, KA, KB और नीचे भी बढ़ते चले जा रहा है और ये मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की। तो याद रखिएगा यहाँ
के रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने डिटरमिनेंट में, जब हमारा के हमारी मैट्रिक्स के हर रो और हर कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं a-1 से। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो सॉरी दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी अगर हम a इंटू बी का इनवर्स निकाल लें तो वो हमारा इक्वल होता है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। अगर हम a इंटू बी इंटू सी का इनवर्स निकालें तो वो इक्वल होता है हमारे c इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हमें 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी हो, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, तो हम उसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग अ सिंपल ट्रिक। तो यहां पहले हम देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी होगी तो हम उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं ट्रिक से। मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और हम जानते हैं हमारा ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो याद रखिएगा पहले हम क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल के आपस में दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो याद रखिएगा इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा? इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? हम 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और 2 और 3 का साइन चेंज कर दें तो वो हमारी 2x2 मैट्रिक्स से एडजॉइंट हो जाता है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो हमने क्या किया, 1 को 4 से इंटरचेंज कर दिया और यहाँ -2 का और 3 का साइन चेंज कर दिया। तो हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स के मॉड ए की बात करें तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आने वाला है? 1/4 -2/3, जो कि हमारा इसके इक्वल हो जाएगा -2 के। तो हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आने वाला है? 1/-2, 4, -2, -3 और 1। ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स होने वाला है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मेरा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारी मैट्रिक्स में जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम होंगे वही कहलाता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम अपनी मैट्रिक्स को रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के एक्लन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और उसमें जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और कॉलम होंगी वही कहलाएगी मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं एक्लन फॉर्म क्या होती है मेरी। तो याद रखिएगा एक्लन फॉर्म मेरी, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है ABCDEF, तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर लिया। तो याद रखिएगा कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही हमारी एक एक्लन फॉर्म होती है और जितने भी इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या कॉलम होंगी वही कहलाती है हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इन एनी मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को दोस्तों हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती, सिर्फ नल मैट्रिक्स को छोड़कर। तो हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स हैविंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो नल मैट्रिक्स हमारी इकलौती ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हमारा रैंक 0 होता है। अगली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमें कोई n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी हो तो याद रखिएगा इस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा ही n होने वाली है। और मान लीजिए अगली प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर मान लीजिए मुझे कोई एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है और मैं उस मैट्रिक्स की रैंक निकालने वाला हूं, तो याद रखिएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी
एम और एन के मिनिमम से। और मान लीजिए भाई ये मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर है 4x5, तो इस केस में याद रखिएगा इस मैट्रिक्स की रैंक या तो 4 के बराबर होगी या 4 से छोटी होगी, कभी 4 से रैंक बड़ी नहीं हो सकती जब भी हमें 4x5 की मैट्रिक्स दे रखी हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम चेक कैसे करते हैं कि हमारी मैट्रिक्स की रैंक कैसे आने वाली है। अगर मान लीजिए मुझे कोई 4x5 की मैट्रिक्स दे रखी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस 4x5 की मैट्रिक्स में जितनी भी 4x4 की मैट्रिक्स बननी होंगी उनका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर सारी 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो याद रखिएगा इस मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 4 होने वाली है। अगर एक भी मैट्रिक्स हमें ऐसी मिल जाती है 4x4 की जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा इस मैट्रिक्स की रैंक 4 हो जाती है। अब लेस देन 4 देखते हैं हम पे अगला केस। अगर रैंक लेस देन 4 है तो फिर क्या करेंगे, हम इस 4x5 की मैट्रिक्स में जितनी भी 3x3 की मैट्रिक्स बननी है सबका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे, और सबका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है 3x3 की मैट्रिक्स का, तो रैंक याद रखिएगा 3 से भी कम होगी, यानी 2 या 1 होगी। और अगर एक भी मैट्रिक्स 3x3 की हमें ऐसी मिल जाती है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है हमारा, तो याद रखिएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी 3 हो जाएगी। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 4 के लिए चेक करेंगे। अब हमारा केस बनता है कि मान लीजिए कि 4x4 की सारी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो उसके बाद हम 3x3 की मैट्रिक्स करेंगे, और 3x3 की में भी मैं यहां लिख देता हूं। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारी रैंक 4 से लेस आ रही है तो हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम 3 के लिए चेक करेंगे। अगर सारी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा 0 आ रहा है तो रैंक लेस देन 3 होगी। और एक भी मैट्रिक्स हमें ऐसी मिल जाती है जिसका डिटरमिनेंट 3 नहीं है और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी 3 हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम 2 के लिए चेक करेंगे, और 2 के बाद फिर 2 भी नहीं होता तो 1 तो होगा ही होगा किसी ना किसी मैट्रिक्स की रैंक। ठीक, अब आइए देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आए हुए कुछ गेट क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन जो 2015 सिविल ब्रांच में 2 मार्क्स में आया था। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी और पूछा गया था इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, और ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है दोस्तों, हम यहाँ से जानते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक है 3x4। तो हम जानते हैं कि रैंक जो होती है हमारी लेस देन और इक्वल टू m एंड n होती है। तो हम जानते हैं कि जो रैंक या तो हमारी 3 के इक्वल होने वाली है, 3 से कम होने वाली, तो D तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कीजिए, इसमें 3x3 मैट्रिक्स जितनी मैट्रिक्स बननी है उनका डिटरमिनेंट निकाल के देख लीजिए, और फिर अगर वो दोनों ही रैंक का डिटरमिनेंट 0 आता है तो फिर आप इसमें 2x2 की मैट्रिक्स हैं उन सब का डिटरमिनेंट चेक कीजिए, और उनमें से कोई 0 आ रहा है कि नहीं ये चेक करने के बाद सॉल्व कर लीजिए। या आपके पास एक मेथड है कि आप इसे एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक्लन फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, R2 विल बी इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R4 विल बी इक्वल्स टू दोस्तों R3 विल बी इक्वल्स टू R3 माइनस 4R1। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यहाँ आएगा हमारा -2 0 2 -2, तो -2 इंटू 2 -4, और यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6, और अगला करें तो ये हो जाएगा हमारा -3, ये 3 रहेगा, और ये होने वाला है हमारा 4 2 जाए 8 एंड 1 - 8 9। ठीक है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये हमें मिलने वाली है अपनी नई मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे हम, अब हमसे एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स में से हम 2 और 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा 6, और अंदर बचेगा 1 1 0 -2 0
ये हो जाएगा हमारा -1, ये क्या होने वाला है मेरा, ये होगा मेरा -1, ये 1, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 1 और ये 3। फिर हम इसमें एक और ऑपरेशन लगाएंगे, वो होने वाला है हमारा R3 में से हम R3 माइनस R2 कर दें तो हमें नई मैट्रिक्स मिलने वाली है 1 1 0 -2 0 -1 1 1 3 0 0 0 0। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ऐसी दो रो होने वाली हैं जिसका जो नॉन जीरो होंगी, दो रो ऐसी होंगी जो नॉन जीरो होंगी, तो हम कह सकते हैं हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होने वाली है, इस मैट्रिक्स की रैंक होने वाली है हमारी 2। तो दोस्तों लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी सिर्फ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती हैं जो ax = b में रिप्रेजेंट करी जा सके इन मैट्रिक्स फॉर्म। मान लीजिए मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। मान लीजिए वे तीन इक्वेशन दे रखी हैं और मैं उन्हें a x b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो a मैट्रिक्स यहाँ मेरी कौन सी मैट्रिक्स होती है, याद रखिए a मैट्रिक्स मेरी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होती है। तो a मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे a मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और वही बात करें हम x मैट्रिक्स की, तो x मैट्रिक्स दोस्तों मेरी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है। और वही b मैट्रिक्स की बात करें तो b मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। तो हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालने के वाले हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम निकालने वाले हैं कि ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशन जो दे रखा है वो कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं, या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें भी वो यूनिक सॉल्यूशन कैरी करेगा या फिर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन कैरी करने वाला है। तो आपको बता दूं मैं कि हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है। याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होंगी जिन इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट, वन सॉल्यूशन, वो इक्वेशन होंगी उनमें कम से कम उन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन तो होगा ही। फिर आती है मेरी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो याद रखिएगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होने वाली हैं जो हमारी नो सॉल्यूशन मींस जिनका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो थी हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन। याद रखिएगा हम अपनी कंसिस्टेंट इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन और यहां होने वाला है ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा कंसिस्टेंट भी दो पार्ट में टूट सकता है, या तो कंसिस्टेंट में वो यूनिक सॉल्यूशन कैरी करेगा या वो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन करेगा। तो ये हम निकालने कैसे वाले हैं मैं बता दूं आपको। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर वो इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो यहां क्या होने वाला है, याद रखिएगा यहां कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी हमेशा। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो इस केस में ये हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। मैं आगे चलकर आपको अभी इसके बाद अभी और बताने वाला हूं और क्लियर, लेकिन अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बस। अगर मान लीजिए अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है और हम उनकी फिर रैंक निकालेंगे, और रैंक निकालने के बाद फिर हम उसमें चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। आइए देखते हैं अगले पार्ट में कि हम पता कैसे करेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी। पहले हम देखने वाले होमोजीनियस इक्वेशन। तो याद रखिएगा होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट जीरो होने वाला है। जैसे हमने मैट्रिक्स जो बनाई थी ax = 0 हो, तो ये हमारी कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखिएगा
इस तरह की इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? कंसिस्टेंट, यानी इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही। या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है या तो वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। अब मान लीजिए आप निकालेंगे कैसे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर हमारा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो याद रखिए आपको क्या करना है, पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी है, फिर आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे हम पहले, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ अननोन्स के, हमारी इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसके इक्वल होती है, तो याद रखिएगा तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अगर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं और वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आ जाए, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आ जाए, तो याद रखिएगा इस केस में क्या होने वाला है हमारा, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। तो याद रखिएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती हैं जिनमें हमारे कांस्टेंट पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ए एक्स इक्वल टू बी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है बी, वो जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो याद रखिए इस तरह की इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोथ हो सकती है, यानी या तो वो इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी। जबकि हम होमोजीनियस इक्वेशन देखते आ रहे हैं कि हमारी इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट ही होगी इन होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम निकालने वाले हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, फिर उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप टेंशन ना लीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम उसमें बताते चलेंगे कि ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है और किस तरीके से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। और ये इक्वल होती है हमारे नंबर ऑफ अननोन्स के, किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ अननोन्स के। तो ये क्या एग्जिस्ट करता है, इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन, का नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है, तो याद रखें इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाले हैं। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ही नहीं है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और हम कह सकते हैं यहां लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो इस केस में याद रखिए क्या होने वाला है, इस केस में नो सॉल्यूशन होने वाला है हमारी इक्वेशंस का। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए हमने, सबसे पहले देखिए हमने होमोजीनियस इक्वेशन, और फिर हमने उसमें क्या किया, हमने बताया होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कांस्टेंट पार्ट नहीं है, ये जीरो है, तो ये कहलाती है हमारी एक होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखिएगा होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होने वाली है, और हम बात करें तो वो या तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगी या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखने वाली है। और मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स की रैंक निकाली और वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाती है, तो इस केस में याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाले हैं। और बात करें अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं आती है और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अननोन के लेस देन आती है, तो इस केस में क्या होने वाला है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। अब आती है हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ये बी है तो यहाँ पे बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमारी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होने वाली है। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल हो जाती है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के, तो याद रखिएगा ये क्या है हमारी ये है हमारी रैंक ऑफ
ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाती है। तो याद रखिए इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। और हम बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल होती है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के, बट ये दोनों ही लेस देन होती है नंबर ऑफ अननोन्स के। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इनफिनाइट सॉल्यूशन रखने वाली हैं। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कम आती है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से, तो याद रखिएगा दोस्तों इस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ गेट क्वेश्चंस की तरफ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने जो अभी हमने सीखा है। आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन जो 2015 सिविल ब्रांच में आया है और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। अगर इस सेट ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इस सेट ऑफ इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशंस के लिए p की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, आइए देखते हैं। तो हमें पता है ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। हम जानते हैं ये एक रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर इसकी रैंक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स से कम होनी चाहिए तो याद रखिए इसकी रैंक क्या होने वाली है, तो इसकी रैंक 1 होने वाली है। और उसके लिए हम जानते हैं अगर इसकी रैंक 1 है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या होने वाला है, डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 होने वाला है। तो हम कह सकते हैं 2p माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 3 इसका एक करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला गेट क्वेश्चन जो 2000। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो 2008 सिविल ब्रांच में 2 मार्क्स में आया था। और क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर मान लीजिए हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं और इस सेट ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो k की क्या वैल्यू होने वाली है। याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो k की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। तो हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करने के लिए 2 केस बन सकते हैं, या तो वो नो सॉल्यूशन होगा और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है कि वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। और दोनों ही केस में हम जानते हैं रैंक ऑफ जो हमारी मैट्रिक्स ए होगी वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होने वाली है। दोनों ही केस में लेस देन नंबर ऑफ अननोन होने वाली है। और हम कह सकते हैं लेस देन नंबर ऑफ अननोन किसके लिए, ये इनफिनाइट के लिए। और हम बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए must be less than rank of matrix augmented matrix A B for no solution। और इस केस में भी हम ये जानते हैं कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ये भी लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा। तो दोनों ही केस में हमें क्या देखना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी नंबर ऑफ अननोन से कम होने वाली है। और नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन है हमारे 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन 3, तो हम कह सकते हैं अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो हम इसका 3/3 और हम इसकी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो हमारा क्या आएगा, तो दोस्तों याद रखिए वो हमारा 0 आने वाला है। हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा। ठीक है, अब क्या करते वाले हैं हम इस मैट्रिक्स में रो कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो R1 सॉरी दोस्तों R2 विल बी R2 माइनस R1 एंड R3 विल बी R3 माइनस R1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 1 1 2 3 k माइनस 1। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें पता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, हमारा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। तो अगर हम इस कॉलम से डिटरमिनेंट निकालें तो इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है हमारा k माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्व टू 0। तो k आ जाएगा हमारा 6 प्लस 1, तो k विल बी इक्व टू 7। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट आंसर
होने वाला है k इक्वस टू 7। ये k इक्वस 7 यहाँ नहीं रहा, यहाँ लिख दो इक्वस टू 7। ये आइगन वैल्यू। दोस्तों आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होता है हमारा। मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, और मैं उसमें से लेमडा आई माइनस कर देता हूँ, तो मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वस टू 0 हो जाएगा हमारा। हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या है हमारी, ये है दोस्तों हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बात करते हैं ये ए क्या है इसमें। तो दोस्तों ए हमारी एक गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना होगा। लैम्डा क्या है दोस्तों, लैम्डा है हमारा यही एक आइगन वैल्यू है, और इसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं आई की। तो यहाँ पे आई क्या है हमारा, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गया हमारा लैम्डा यहाँ एक आइगन वैल्यू। अब बात करते हैं हम आइगन वेक्टर की। अगर हम ax इक्वल टू लैम्डा एक्स कर दें, ए हमें पता है ए क्या है हमारी गिवन मैट्रिक्स है, लैम्डा पता है हमें ये हमारी एक आइगन वैल्यू है, और एक्स क्या है हमारा, ये हमारा एक आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर होने वाला है। अगर हम ax इक्वल टू लैम्डा एक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा एक आइगन वेक्टर। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0। और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें अपना एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी। चलिए अगले उसमें दिखाता हूँ। मान लीजिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं अपने एग्जाम में आए हुए गेट क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एक गेट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन, जो 1998 सिविल ब्रांच में आया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हमें एक आइगन मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका आइगन वेक्टर क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए देखते हैं इसका आइगन वेक्टर क्या आने वाला है। तो हमें पता है कि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीखी थी a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, मॉड ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, और ये हमारी मैट्रिक्स a है क्योंकि हमें एक गिवन मैट्रिक्स है। तो हम क्या करने वाले हैं, a माइनस लेमडा यानी 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस लेमडा 1 0 0 1 मॉड इक्वल टू 0। अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से प्लस माइनस 1 1 माइनस लेमडा। तो लेमडा हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस 2। जब ये यहाँ से जाएगा अब दोस्तों हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे जो हमें कैरेक्टर इक्वेशन बनी है हमारी। तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये रूट में चला जाएगा उसके ऊपर। यहाँ से हमारा ये प्लस माइनस 1 इधर आएंगे तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी लेमडा की, 0 और 2। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की। तो आइगन वेक्टर देखो दोस्तों अब कैसे निकालने वाले हम, हमें पता है हमारा a माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 होगा, हमें पता है। लेकिन हम अगर पहले 0 रख के देखें तो a एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एक्स। याद रखिए हमें आइगन वेक्टर क्या लेना है, हमेशा दोस्तों याद रखिएगा आइगन वेक्टर एक
कॉलम मैट्रिक्स होती है। आइगन वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स होगी हमेशा। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होने वाला है 2x1। ये आइगन वेक्टर के लिए आप याद रखिएगा। मान लीजिए x1 और x2 इस आइगन वेक्टर के दो एलिमेंट हैं, इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x2 माइनस x1, सॉरी दोस्तों, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एंड माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं दोनों ही केसेस हमें क्या मिलने वाला है, x1 इक्वल टू x2। मैं लिखता हूँ, दोनों ही केस में मिलने वाला है हमें x1 इक्वल टू x2, जो हमारा मान लीजिए किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो हमें आइगन वेक्टर क्या मिलने वाला है, तो हमें आइगन वेक्टर मिलने वाला है k। तो ये हमारा एक आइगन वेक्टर हो जाएगा। बट दोस्तों याद रखिएगा, आइगन वेक्टर के केस में, आइगन वेक्टर के केस में हम क्या करते हैं, हमें ये तो सही है कि हमारा आइगन वेक्टर जो मिलेगा हमें ये मिलने वाला है, बट याद रखिएगा जो इसमें से कांस्टेंट आ रहा होता है, दोनों के बीच में कॉमन आ रहा होता है, उसे हम बाहर ले लेते हैं और जो हमें आइगन वेक्टर मिलता है 1 1। तो 1, 1 ये होगा हमारा एक आइगन वेक्टर। और हम देख सकते हैं ये हमारे ऑप्शन नंबर सी को मैच कर रहा है और ये हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपने मान लीजिए पहले 0 लिया मैंने आइगन वैल्यू और उससे मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो उसके बाद मैं क्या लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं लूँगा आइगन वैल्यू 2 और फिर उसे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को, और जो आंसर मैच करेगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये दोस्तों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। तो हमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर हम अपनी आइगन वैल्यूज का सम करें, अगर हम अपनी आइगन वैल्यूज का सम करें तो वो हमारे किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के, और उसे हम ट्रेस भी कहते हैं। हमें पता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को हम ट्रेस भी कहते हैं। अब आती है हमारी अगली प्रॉपर्टी, अगर हम अपनी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत काम आने वाली हैं एग्जाम में। 95% चांस इसी प्रॉपर्टीज से आने का होता है। अगर हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बात करें तो 95% चांस यही होगा कि जो क्वेश्चन बनेगा आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज से बनेगा और सॉल्व भी वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से होने वाला है। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की। तो याद रखिएगा इनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होने वाली हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें और उसकी आइगन वैल्यूज अगर लैम्डा है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है, और मैंने क्या किया अपनी मैट्रिक्स में मान लीजिए कोई नंबर 3 मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरी मैट्रिक्स हो गई 3a, तो याद रखिएगा जो हमारे आइगन वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा हो जाएंगे। मतलब हर आइगन वैल्यू में आपका वही नंबर मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 2a हो गई मैट्रिक्स, तो हमारा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2 लैम्डा हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए और उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा। अगर मैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या निकलेंगी, लैम्डा स्क्वायर। किसी मैट्रिक्स का क्यूब करूं तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, लैम्डा क्यूब। जैसे हमने अभी एक मैट्रिक्स ली है उसकी आइगन वैल्यू निकल आई लैम्डा, और उसके ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हमें पूछी होंगी, तो याद रखिएगा इस मैट्रिक्स का आंसर, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, लैम्डा स्क्वायर होने वाली है। तो हम कह सकते हैं अगर हम a रेज़ टू पावर n करें तो हमें आइगन वैल्यूज क्या मिलने वाली है, आइगन वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं लैम्डा रेज़ टू पावर n। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर अपनी मैट्रिक्स का a रेज़ टू पावर n करें तो हमारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की, लैम्डा n। जबकि और ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू लैम्डा है। याद रखिएगा दोस्तों इस केस में
आइगन वैल्यूज तो चेंज हो जाती हैं, बट आप ए का ए स्क्वायर करिए, ए क्यूब करिए, ए रेज़ टू पावर एन करिए, ए रेज़ टू पावर कुछ भी करिए, उस मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइगन वेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्या? आइगन वेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। आइगन वेक्टर हमारे वही कांस्टेंट रहेंगे। और इस मैट्रिक्स के अगर ए मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर हमारे x1 x2 आ रहे थे, तो याद रखिएगा ए रेज़ टू पावर एन मैट्रिक्स के भी आइगन वेक्टर हमारे x1 और x2 ही रहेंगे। आइगन वेक्टर्स पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। आइगन वेक्टर्स पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। आइए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? अगर हमारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो याद रखिएगा जो उसके आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें आइगन वैल्यू डिफरेंस दे रखी हैं तो आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। बात करते हैं उसकी अगली प्रॉपर्टी की। तो याद रखिएगा अगर हमारी आइगन वैल्यू सेम है तो जो उसके आइगन वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। उसकी बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो अगली प्रॉपर्टी ये कहती है हमारी, अगर मान लीजिए हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है तो याद रखिए जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी या तो वो 0 होगी या एक रियल नंबर होने वाली है। बट लेकिन हम बात करें स्क्यू मैट्रिक्स की, स्क्यू मैट्रिक्स के याद रखिए जो हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं या तो वो 0 होगी या वो एक इमेजिनरी नंबर होने वाली है। तो आइए इन प्रॉपर्टीज को शुरुआत से प्रॉपर्टी नंबर 1 से रिवाइज करने वाले हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या कहती है? हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है हमें कि अगर हम अपनी आइगन वैल्यूज का सम करें तो वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होने वाला है, और हम कह सकते हैं हमारे ट्रेस के इक्वल होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? अगर हम अपनी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है हमारी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? अगली प्रॉपर्टी थी हमारी, अगर हम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स या किसी डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालें तो वो किसके इक्वल होती हैं? वो सेम हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। मान लीजिए ये मेरी ए बी सी 0 0 0 0 0 ये एक मेरी डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? हमारी सीधे ए बी सी, ये इसकी हमारी आइगन वैल्यूज होने वाली हैं। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? अगर मान लीजिए मुझे कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो याद रखिएगा अगर हम इस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट n का मल्टीप्लाई कर दें तो आइगन वैल्यू में भी उसी कांस्टेंट n का मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स में na nb nc कर दें, मतलब इस पूरी मैट्रिक्स को हमने क्या किया? n से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसकी हर आइगन वैल्यू में n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी थी। फिर उसकी अगली प्रॉपर्टी कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी जो, और वो कहती है हमें कि अगर मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है A और उसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा, अगर मैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूं तो हमारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लैम्डा स्क्वायर। अगर उस मैट्रिक्स का मैं क्यूब करता हूं तो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी? लैम्डा क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी मैट्रिक्स का रेज़ टू पावर n कर दें तो हमारी आइगन वैल्यूज का भी रेज़ टू पावर n हो जाएगा। बट इस केस में याद रखिएगा आइगन वेक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर हमारे x1 और x2 थे, तो याद रखिएगा फॉर ए रेज़ टू पावर n आइगन वेक्टर्स हमारे फिर भी x1 और x2 ही रहेंगे। अब आती हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है हमारी कि अगर मान लीजिए मेरी आइगन वैल्यूज डिफरेंस है, आइगन वैल्यू अगर डिफरेंट है तो जो मेरे आइगन वेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है उसकी? 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 वो कहती है हमें अगर मेरी आइगन वैल्यू सेम है तो उस केस में जो हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर। फिर उसके बाद हमें अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों या तो वो 0 होने वाली है या वो एक रियल नंबर होने वाली है। बट उसकी अगर हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे
तो उस केस में याद रखिएगा आइगन वैल्यूज या तो हमारी 0 होंगी या आइगन वैल्यू या तो हमारा एक इमेजिनरी नंबर होने वाला है। आइए अब देखते हैं इन प्रॉपर्टीज पर आए हुए गेट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं इन प्रॉपर्टीज में 95% गेट एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रॉपर्टीज से बनते हैं, तो एक बार इन प्रॉपर्टीज को आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा जब क्वेश्चन लगाइएगा ये। तो आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन जो 2002 सिविल ब्रांच में आया था, और क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, और साथ में हमें ऑप्शन दे रखे थे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो आपने अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करने वाले हैं, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने हैं। ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ए मैट्रिक्स का यहाँ पे हमारी -1 4 4 -1। जब इसमें से लेमडा ही माइनस करेंगे तो ये माइनस लेमडा ही, तो -1 4 4 -1। जब इसमें से हम लेमडा ही माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस लेमडा, और यहाँ भी माइनस लेमडा, और इसका मॉड इक्वल टू 0। तो -1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -1 माइनस लेमडा इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +-4। ठीक है, और इसे हम करना चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 माइनस लेमडा, -1 लेमडा का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता ही होगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर सकते हैं, तो 1 प्लस लेमडा +4 और दूसरा जगह 1 प्लस लेमडा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक लेमडा इक्वल टू हमारा -5 आएगा, और एक लेमडा इक्वल टू हमारा 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए को मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो 2006 में आया था। और क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी और जिसमें उसकी एक आइगन वैल्यू दे रखी थी 3, और पूछा था कि इसकी अगली 2 आइगन वैल्यू क्या होने वाली हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस मेथड, इस क्वेश्चन को भी करने के 2 मेथड हैं। या तो आप a माइनस लेमडा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टीज की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ दोस्तों मैं प्रॉपर्टीज की हेल्प लेने वाला हूँ, क्योंकि यही एक इस क्वेश्चन को करने का यही एक बेस्ट मेथड है। इस क्वेश्चन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप भी प्रॉपर्टीज से कीजिएगा। तो हम इसे किससे करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज से। और हम याद करें प्रॉपर्टीज की, तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी अपनी, जो हमने अपनी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें था कि अगर हम सम करते हैं अपनी आइगन वैल्यूज का, और अपनी सम करते हैं आइगन वैल्यूज का, तो वो किसके इक्वल होता है हमारा, वो इक्वल होता है हमारा ट्रेस के, और कह सकते हैं हम किसके, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। यह थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो आइए इसे ट्राई करते हैं प्रॉपर्टी को, इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए मेरा पहली आइगन वैल्यू 3 की, क्वेश्चन में 3 दे रखी है, दूसरी x है और तीसरी y है, और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स करते हैं 2 + -1 + 0 विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है 1। तो x और y की वैल्यू यहाँ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम इन तीनों का सम करें तो क्या है वो हमारा 1। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करने लग जाएंगे। तो मान लीजिए हम पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, 3 + 2 - 5, ये किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन को हम जब देखते हैं 3, मान लीजिए अगला है 3 - 5, ये किसके इक्वल होगा, 3 + 3 6 - 1, ये किसके इक्वल 1। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। और ऑप्शन सी और डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 3 + 2 + 5, ये किसके इक्वल होने वाला है 8 के,
तो ये भी हमारा एक रॉन्ग आंसर होने वाला है। अगले ऑप्शन डी को चेक करते हैं। जब हम 3+3+5, ये भी +1 कैसे भी नहीं आने वाला है। तो यहां से हम देख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो 2008 में आया था। और क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी P और पूछा था इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होने वाली है। दोस्तों आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 याद होगी तो आप ये क्वेश्चन 2 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां से हम देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है, 4 + -5 विल बी इक्वल टू -1। तो जो ऑप्शन हमारा -1 को मैच कर जाएगा वही हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, -7 + 8 विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे सही आंसर नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, -6 + 5 इक्वल टू -1। ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी 3 + 4 इक्वल टू 7, ये नहीं होगा आंसर हमारा। 1 and 2 इक्वल टू 3, ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। तो हम यहां से कह सकते हैं, हम जब हम चेक करेंगे तो बी हमारे करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आइए समझते हैं क्या है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, अगर हमें कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए और हम क्या करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, जिससे हम क्या करने वाले हैं, इसकी इक्वेशन बनाने वाले हैं लैम्डा में। जो लैम्डा में हमें इक्वेशन मिलेगी ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा में हमें एक इक्वेशन मिलेगी और फिर लैम्डा को अगर हम ए से रिप्लेस कर दें तो जो ए है हमारा उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये कहते हैं हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स से हम समझने वाले हैं हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम को। तो पहले हम जानते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स हमारी ए है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमें होती है हमारी ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1 1 माइनस लेमडा। आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो इसका डिटरमिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का वो हमारा 0 होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा -1 1 माइनस लेमडा मॉड इक्वल्स टू 0। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो हमारा आएगा 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -1 इक्वल्स टू 0। अब याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, लेमडा को हम ए से रिप्लेस कर दें तो ए हमारा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं और हमारी इक्वेशन बनने वाली है लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, अगर हम लेमडा को ए से रिप्लेस कर दें टू 0, तो हम देख सकते हैं कि हमें ये इक्वेशन मिलने वाली है और ये इक्वेशन हमारी ए भी सेटिस्फाई करेगा। ये हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ गेट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और साथ ही दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स जिसकी इक्वल है a³ माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, और जो i है इसमें वो हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पूछा गया है कि जो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा,
और ऑप्शन दे रखे हैं A=1, B2, C3, D4। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों याद रखिए, जब भी मैट्रिक्स में आपको कोई इक्वेशन फॉर्म हो रखी हो या कोई इक्वेशन दे रखी हो आपको किसी भी मैट्रिक्स में, तो याद रखिएगा आपको वहां कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम ही यूज होगा जब भी आपको मैट्रिक्स में कोई इक्वेशन फॉर्म हो रखी हो, वहां पर क्या करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम ही यूज करनी है। कह सकते हैं हम इसका एक एप्लीकेशन भी है, कैली हैमिल्टन थ्योरम एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जब हम इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम लाएंगे, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। जब हम इसको अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा मॉड इक्वल्स टू 0। ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलने वाली है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा। और अगर हम इस रो से इस कॉलम से निकालें तो 0 इंटू 0 0 माइनस 1 0 इंटू माइनस 1 0। तो ये हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2। एक किसकी प्रॉपर्टी है हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैं इधर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो अभी क्या मिलने वाली इक्वेशन हमें, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे रीअरेंज कर देते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें पता है हम लैम्डा को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, a से। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i विल बी इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है, अगर हम अपनी बी मैट्रिक्स की बात करें तो हमें बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। और हम इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i और प्लस i। हम जानते हैं कि अगर हम इतनी इक्वेशन की बात करें तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 0 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बी मैट्रिक्स हमारी क्या होने वाली है, 0 प्लस i, जो कि आई मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 1। जैसा कि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ये हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन है।